सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हमारे नए दो तरह के फंक्शंस की, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा 10th क्लास या उससे पहले। फंक्शंस का नाम है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आपको बता दूं, लॉगरिथमिक फंक्शन अपने आप में अलग फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल अलग है, लेकिन इन दोनों में आपस में कुछ रिलेशन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइज ये भी बता दूं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जाने वाले हैं फंक्शंस। बिकॉज क्यों? 12th क्लास के कैलकुलस में इन फंक्शंस का हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में लगभग काम आने वाला है। तो इनको यार अच्छे से सीख लो, बहुत ज़रूरी फंक्शन है ये मेरी आई से। ठीक है गाइज, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो चलो देखते हैं गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो हमें देखना है वो कौन सा देखना है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। तो फर्स्ट इससे क्या क्लियर हो गया आपको कि जो इसकी डोमेन आने वाली है इस पर्टिकुलर फंक्शन की, वो क्या आने वाली है? रियल नंबर्स आने वाली है। रेंज पर मैं अभी बात करता हूं। f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू a की पावर x where a greater than 0 and a is not equals to 1। तो ये खास बात ध्यान रखने की है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? a की पावर x, जहां पर a कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट जो 0 से बड़ा हो और 1 ना हो, अगर वो इस तरह से लिखा हो a की पावर x की फॉर्म में, तो मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या बोलूंगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जाम्पल दूं तो fx क्या क्या हो सकता है? 2 की पावर x हो सकता है। ठीक है गाइस, और fx क्या हो सकता है? क्या हाफ की पावर x हो सकता है? 0 से तो बड़ा ही है। और एक मोस्ट फेमस और पॉपुलर जो आजकल 11th और 12th में रहेगा आपके, वो है e की पावर x। e क्या होता है? e को बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, और जो e की वैल्यू होती है ना गाइस, वो क्या होती है? 2.71। फिलहाल के लिए तो समझ लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने का जो मुद्दा है वो इसी के लिए है, और यही आपके सबसे काम का फंक्शन है, e की पावर x। तो ये वाला सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, अच्छे से स्टार मार लेना। आपको समझ आया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए दो कंडीशन जरूरी है कि जो कांस्टेंट है वो a से 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन होगा? a की पावर x। जैसे ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइज, आई होप आपको क्लियर हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं, थोड़ी और बात करते हैं इसमें। एग्जाम्पल क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अच्छे से नोट करते रहना यार, पॉज करके वीडियो को। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। अब बात करनी है डोमेन की। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होने वाली है? रियल नंबर्स फर्स्ट सेट क्या होता है? डोमेन। दूसरा कोडोमेन होता है, तो ये तो डोमेन ही है, रियल नंबर्स। चलो ये तो मैंने लिख दिया, आपने मान लिया। जस्टिफाई तो कराओ सर। अब सुनो भाई, जस्टिफाई कराने के लिए आप खुद देखो, a की पावर x है, a की पावर x को आप कुछ भी डालो, क्या कोई फर्क पड़ता है? आप खुद सोचो, x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव भी डाल दूं तो क्या कोई दिक्कत है? कहीं पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है? बिकॉज दिक्कत तो हमें एक ही जगह आती है, वो क्या आती है? अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। इसमें तो यार देखो कोई स्कोप नहीं है। अगर मैं a की पावर 0 डाल दूं तो वो भी 1 आ जाएगा, a की पावर 2, a की पावर -2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा? 1/a की पावर 2। और a तो मैंने पहले ही कह दिया है कि 0 से बड़ा है तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, और a 1 के इक्वल भी नहीं है। तो फिर इससे क्या क्लियर होता है? इससे क्लियर होता है कि जो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर्स। आपको याद भी रखनी है, डोमेन इसकी रियल नंबर्स होती है। जो इसकी रेंज होती है ना गाइज,
वो पता क्या होती है, R प्लस, यानी कि जो इसकी रेंज आने वाली है वो क्या आने वाली है, ओनली रियल पॉजिटिव नंबर। इवन अगर आप ध्यान देंगे तो R प्लस में जीरो भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि a की पावर x कभी जीरो के भी इक्वल नहीं हो सकता। खुद सोचो आप, जीरो के इक्वल कब हो सकता था, जीरो के इक्वल सिर्फ तब हो सकता था अगर a की वैल्यू में जीरो ले पाता। लेकिन देखो ये डिफाइंड ही a ग्रेटर देन जीरो के लिए है और a 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जीरो तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर x की वैल्यू जीरो ले लो तब भी a की पावर जीरो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। अब डाउट रहेगा कि यार ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज आप खुद सोचो, जब आपका बेस पॉजिटिव हो गया, इसको बेस बोलते हैं ना गाइस, इसको पार बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। अगर आपका बेस पॉजिटिव हो गया और जीरो से बड़ा हो गया, अब जीरो से बड़ा चाहे आप हाफ भी क्यों ना ले लो, हाफ की पावर मैं अगर x की पॉजिटिव रखता हूं तो क्या आता है, 2 मान लो फिलहाल, तो 1/4 क्या ये पॉजिटिव नंबर है, यस। x की वैल्यूज पॉजिटिव डालने पर तो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि अगर x की वैल्यूज नेगेटिव डाल दें तो क्या नेगेटिव नंबर आने का चांस है। मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए बेस है 2 और मैं x की वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूं -2, 2 की पावर -2। इसका क्या मतलब हो जाएगा, 1/2 की पावर 2। क्या आपने ये रूल्स पढ़े हैं अपनी 9th क्लास में कि अगर पावर नेगेटिव हो तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब भी क्या आया, 1/4 जो अगेन पॉजिटिव है। तो गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इवन ये कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता। इसकी जो रेंज आने वाली है, जो y की वैल्यूज आने वाली है या फिर जो fx की वैल्यू आने वाली है, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। इसलिए जो इसकी डोमेन है वो तो रियल नंबर्स है, लेकिन रेंज क्या है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। इवन अलग से नोट बना के लिख लेना कि जीरो भी नहीं आ सकती, ठीक है गाइस। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई, मेरी इस फंक्शन की टाइप क्लियर हुई, किस तरह से होता है ये, a की पावर 2, a की पावर 3, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं हम। ये कंडीशन जरूरी है, याद रखना, 1 भी नहीं होना चाहिए और a नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखता है। ग्राफ देखने के लिए आपको पता ही है, x के पॉइंट्स प्लॉट करो, y के निकालो, ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो आपको ओरिजिनल फिगर मिल जाएगी। तो आप लोग अगर वो करना चाहें तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज जो fx डिफाइंड है वो a की पावर x है और a की पावर x है, तो a कांस्टेंट कोई आप लेट कर सकते हैं, 2 मान लोगे फिलहाल के लिए a, तो 2 की पावर 1 निकालोगे 2, 2 की पावर 2 निकालोगे, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन निकालोगे, तो x और y की वैल्यूज पुट करोगे, जहाँ पर x होगा वो 1 2 3 होगा, और जो y की वैल्यूज देखो 2 आएगी, 4 आएगी, फिर आएगी 16 आएगी। तो इस तरह से जब आप इसको प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, और वो मैं अभी आपको डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आप लोग याद करना चाहें याद कर सकते हैं, अगर आपका मन हो कि वेरीफाई करना है तो यार मेरी साइड से आप पॉइंट्स डालकर देख लो, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा दिखता है गाइज वो देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का, ठीक है। किसका ग्राफ है ये, a की पावर x का, ठीक है। -∞ से शुरू होकर +∞ तक जा रहा है ये, ठीक है। -∞ से +∞ तक जा रहा है, इसलिए ही इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर्स, बिकॉज जो x की वैल्यूज हैं वो आप -∞ से उठाकर +∞ तक ले जा सकते हैं कोई भी। लेकिन क्लियरली आप ग्राफ में देख सकते हैं y की वैल्यूज नेगेटिव होने का स्कोप नहीं है। देखो कोई भी ऐसा ग्राफ का पोर्शन नहीं है जो नेगेटिव y एक्सिस में पड़ रहा हो। अगला ग्राफ जो है आपका वो शुरू ही 0+ से हो रहा है। इवन 0 होने के लिए भी इस ग्राफ को इस एक्सिस को कट तो करना पड़ेगा, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये -∞ से जा रहा है, ये इस लाइन के पैरेलल तो हो जाएगा जाकर -∞ पे, लेकिन कभी भी इसको टच या कट नहीं करेगा। तो आप लोग भी बनाते हुए ध्यान रखें कि इन दोनों लाइंस को कहीं पर भी गलती से मिला नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने मिला दिया तो उस केस में वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि इसकी होती नहीं है, बिकॉज 0 तो आता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव आंसर्स आते हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं
कोई भी x की वैल्यूज आप डालोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज हैं वो हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, खुद सोचो, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0, x एक्सिस से a की पावर 0 क्या आता है 1, तो क्या मैं इसको 0,1 बोल सकता हूं? सही बात है ना। सो गाइस आई होप आपको इसका ग्राफ समझ आया। ज़्यादा यार इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन जो काम की बात है वो यही है कि फंक्शन किस तरह डिफाइन होता है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, इसका ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है गाइस। और कोई खास बात नहीं है इसमें सोचने की, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर हुआ और ये फंक्शन क्लियर हुआ। मैं बढ़ने जा रहा हूँ आगे, फिलहाल इस फंक्शन में आपको इतना ही सीखना है, बाकी जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो मैं इस फंक्शन के बारे में थोड़ी और बातें करूँगा, बिकॉज कैलकुलस में तो ये बहुत ही यूज़ होता है यार, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की तरह यूज़ होता है ये फंक्शन 12th क्लास के कैलकुलस में। तो इसको अच्छे से ये 3 बातें ध्यान रखो, बाकी साथ साथ करते रहेंगे बातें जहाँ जहाँ यूज़ होगा। फिलहाल इसमें इतना ही। अगला फंक्शन देखते हैं, वो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो भाई क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन जानने से पहले आप लोगों को जानना होगा कि लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम यार कुछ नहीं है, एक तरह की रिप्रेजेंटेशन मान लो आप। जैसे अगर मैं आपको लिखूं, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, log x टू द बेस a, log x टू द बेस a अगर किसी नंबर 3 के इक्वल आए, अगर log x टू द बेस a, इसको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ पर्टिकुलर log, ठीक है। log x टू द बेस a, इसको पढ़ेंगे कैसे, log x टू द बेस a अगर 3 के इक्वल आए तो इसकी जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, ये पर्टिकुलर चीज आपको क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, a क्यूब, ठीक है गाइस। आई होप आप समझे हैं। अगर इस तरह से लिखा हो log x टू द बेस a और वो मैं लिख दूं 3, तो इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी a क्यूब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि log 8 टू द बेस 2, या फिर मैं आपसे पूछूं log 4 टू द बेस 2, तो इसका आंसर आपको मेरे को बताना हो, तो अगर मैं इसके आंसर को x लेट कर लूँ, जहाँ पर मुझे x रहने दो यार, कुछ और करते हैं बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस और इस x में, मान लो c लेट कर लूँ, तो इसका मतलब है मुझे c निकालने के लिए जो c की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होगी, ये डिनोट कर रहा है कि जो 4 है वो किसके इक्वल है, 2 की पावर c के, ठीक है। एज पर द नोटेशन आप समझो पहले लॉगरिथम का मतलब क्या है, और इस तरह से कोई चीज़ लिखी हो तो हमें इंटरप्रेट इस तरह करना है। यानी कि अगर log 4 टू द बेस 2 c के इक्वल है तो इंटरप्रेट कैसे करना है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम ये लिखना चाह रहे हैं, लेकिन बस शक्ल बदल गई है, दिखाने का तरीका बदल गया है, ठीक है गाइज। दिखाने का तरीका भी क्यों बदला, बिकॉज इस पर मैथमेटिशियंस ने इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज निकाली कि इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को सॉल्व करना इसने आसान कर दिया। तो लॉगरिथम हमेशा आपकी कैलकुलेशन को घटाता है, कम करता है और इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है, इसलिए लॉगरिथम आपकी जिंदगी में लाया गया। तो क्या आप समझ पाए कि ये जो है ये कुछ नहीं है, लॉग का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इस तरह से कोई चीज लिखी हो log x टू द बेस a इक्वल्स टू समथिंग, तो उसका मतलब होता है कि x इक्वल्स टू a क्यूब, जैसे यहाँ पर हुआ 4 इक्वल्स टू 2 की पावर c, तो क्या मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि c का आंसर 2 होना चाहिए, 2 की पावर 2 4 होता है, तो इससे मुझे पता लगा कि इसका आंसर क्या आएगा 2। सो गाइस आई होप आपको ये बात समझ आई कि लॉगरिथम बेसिकली होता क्या है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। आपकी कैलकुलेशंस इससे कम होती हैं बिकॉज इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैथमेटिशियंस ने डिस्कवर करी और जिनसे कैलकुलेशन में बहुत फायदा मिला, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखते हैं कि ये डिफाइन कैसे होता है। डिफाइन कैसे होता है, f डिफाइंड फ्रॉम r प्लस, अब यहां पर देखो डिफाइन ही r प्लस पे हो रहा है, यानी डोमेन की तो बात ही खत्म हो गई, यहां पर r प्लस टू r, ठीक है गाइस।
तो फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, r+2 r पे डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू log x टू द बेस a। कैसे डिफाइन हुआ, log x टू द बेस a, ठीक है। वेयर, ये वेयर वाली बात ना अलग से स्टार लगा लेना, बिकॉज इसी पॉइंट्स पर आपके मार्क्स कटते हैं। इन दोनों फंक्शंस में आपको कंडीशंस का ध्यान रखना है यार। कंडीशंस क्या है, जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो a है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस हैं इसको बॉक्स में बंद कर लेना भाई, बिकॉज यही कंडीशंस हैं जो आपको आगे लेकर जाएगी, इस कॉन्सेप्ट में गलती कराने से रोकेगी, बचाएगी, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस हैं कि ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन की दोनों जो चीजें हैं वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, बस a1 भी अलग से नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन ध्यान रखनी है लॉगरिथम में, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसको यार अच्छे से याद कर लेना, इसको छूट मत जाए ये बात आपसे। बार बार लिख के देखो या बोल कर देखो, वैसे तो बहुत आसान सी बात है। लॉगरिथम में आप कैसे ध्यान रखेंगे, सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। सब कुछ का मतलब क्या, x पॉजिटिव, a पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, और जो बेस होता है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है एक्सपोनेंशियल में भी मैंने आपको कहा था कि a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो भी तो बेस ही था। कैसे बेस था, अच्छा वो समझो अब यार। log x टू द बेस a, x की जगह फिलहाल c लिख रहा हूं, c टू द बेस a इक्वल्स टू x, तो इसका मतलब जो c हो गया वो क्या हो गया, क्या a की पावर x हो गया, हो गया। तो आप खुद देखो मैंने क्या कहा था कि जो a की पावर x यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमने क्या पढ़ा कि उसकी रेंज क्या होती है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ओनली पॉजिटिव नंबर्स का मतलब a की पावर x क्या कभी 0 या नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि जो c की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एज पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या मेरे को ये मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि c की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। वही बात है, देखो यहाँ पर x आ गया तो मैंने वही बोला x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। आप इससे रिलेट कर सकते हैं जो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा। आप खुद सोचो a की पावर x कभी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पर कैसे कह सकता हूँ कि c हम नेगेटिव या 0 ले सकते हैं, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग लिखने के तरीके ही तो हैं, ठीक है गाइज। तो इसलिए c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल्स टू 1 आपको एक्सपोनेंशियल में मैंने लिखवाया। इसीलिए यहां पर भी मैंने वो दोनों कंडीशन इंपोज कर दी ताकि एक लिखने से दूसरा अनडिफाइंड मत हो, दोनों चीजें डिफाइंड रहें, बिकॉज ये दोनों हैं तो एक ही बात, ठीक है गाइस। हमेशा दिमाग में रखना है, अगर ऐसे लिखेगा और समझ ना आए तो ऐसे सोच लेना कि c इक्वल्स टू a की पावर x, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई, ठीक है। आई थिंक मैंने ओवर एक्सप्लेन करा, ठीक है। फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना। आई नो आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है तो दिक्कत आ सकती है, बट डोंट वरी, सब फर्स्ट टाइम ऐसे ही सीखते हैं, आराम आराम से सीखो। 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, लेकिन अच्छे से समझो। तो अभी तक हमने क्या बात करी, इससे इस पर डिफाइंड है fx इक्वल्स टू log x टू द बेस a। मैंने आपको समझाया कि log x टू द बेस a अगर किसी नंबर के इक्वल हो तो उसको कैसे हमें इंटरप्रेट करना है अपनी लैंग्वेज में, और ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। यही कंडीशंस क्यों, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं अच्छे से। अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अच्छे से समझे हो तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बात करेंगे अब इसकी डोमेन एंड रेंज की। डोमेन क्या होगी गाइस, वैसे डोमेन होती क्या है, x की अलाउड वैल्यूज या जो x की वैल्यूज हो सकती है। आप क्लियरली देखो x की वैल्यूज अलाउड क्या हैं, x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्लियरली डेफिनेशन में ही पता लग रहा है x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी ओनली पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स नहीं बोल रहा हूं, नंबर्स बोल रहा हूं, 0.1 भी हो सकता है, ठीक है। और देखो इसलिए यहाँ पर r+ पे डिफाइन करा, बिकॉज मेरे को पता है ये डोमेन होती है, तो आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं एक दूसरे को। रेंज क्या होती है, रेंज पता है यार इसकी क्या होती है, रेंज होती है इसकी रियल नंबर्स, ठीक है गाइस। रेंज क्या होती है इसकी,
रियल नंबर्स जो आंसर आ सकता है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? दोबारा एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन सोचो, अगर log x टू द बेस a अगर c के इक्वल है तो जो भी c की अलाउड वैल्यूज होगी वो मेरी रेंज होगी, ठीक है। तो जो x हो गया वो a की पावर c हो गई। क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने पावर पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हुए जो फंक्शन आया था वो क्लियरली आपको याद हो a की पावर x आया था। क्या हमारा x पर कोई रेस्ट्रिक्शन था? x पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। x की वैल्यूज क्या हो सकती थी? कोई भी रियल नंबर हो सकता था। तो अगर यहां पर x की वैल्यूज कोई भी रियल नंबर हो सकती है, सॉरी यहां पर अगर कोई भी c की वैल्यू रियल नंबर हो सकती है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी c की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है? बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को लिखने का तरीका ही तो है। अगर ये लिखा हो तो उसका मतलब ये भी मान सकता हूं, और अगर ये लिखा हो तो उसका मतलब ये मान सकता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि c की वैल्यू क्लियरली कुछ भी हो सकती है। जो c की वैल्यू है क्या वो fx के इक्वल है या फिर मैं कहूं y के इक्वल है? रेंज क्या होती है? रेंज होती है अलाउड वैल्यूज ऑफ y, यानी कि जो भी वैल्यूज y ले सकता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। क्या क्लियरली मैंने आपको दिखा दिया कि y कोई भी वैल्यू ले सकता है रियल नंबर्स में? अगर ऐसा है तो क्या मैं रेंज कह सकता हूं कि रियल नंबर्स ही होगी? सो दैट्स ऑल। इस तरह मैंने आपको जस्टिफाई करा कि रेंज रियल नंबर्स क्यों होनी चाहिए, डोमेन r+ क्यों है वो भी जस्टिफाई करा मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प लेकर, इसलिए पहले वो कराया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। अच्छा यार, डेफिनेशन को याद रखने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होती है बच्चों को? बच्चों को याद नहीं रहता है कि अगर मैं लिख दूं log x टू द बेस a इक्वल्स टू y, तो बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि x इक्वल्स टू a की पावर y था, या फिर y इक्वल्स टू a की पावर x था, या फिर a इक्वल्स टू x की पावर y था। कंफ्यूज हो जाता है बच्चा इन तीनों में से क्या था यहां से यहां आने में। तो उस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है यार। ट्रिक थोड़ी सी अजीब है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बेस। कैपिटल B से डिनोट कर दूं? अच्छा पहले सही वाला लिख देता हूं। अगर ऐसा हो तो जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है? a की पावर y। ये सही लिखा है मैंने। अब मेरी बात शान से सुनो, a क्या होता है? बेस, ठीक है। यहां पर जो x है वो क्या है? क्या मैं कह सकता हूं x हमारा आंसर है? आंसर इन द सेंस a की पावर y की जो आंसर आया वो x लिख दिया। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं आंसर? a से डिनोट कर दिया। समझते रहना, बहुत बढ़िया ट्रिक है, बाद में आप याद करोगे मुझको कि याद हो गया। y क्या है मेरा? y क्लियरली क्या मैं बोल सकता हूं? पावर p। क्या y को p बोल सकता हूं? पावर। अब पिक्चरें तो आप सब देखते ही होंगे, पिक्चरों में BAP इस शब्द को गुंडे लोग यूज करते रहते हैं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वर्ड को याद कर लें, पिताश्री को गुंडे लोग थोड़े इज्जत देकर बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो BAP से क्या आप याद रख पाएंगे? जो बेस था, बेस ये होता है BAP। देखो सीक्वेंस में है, नीचे से शुरू करोगे BAP, और फिर जब इसको रिप्रेजेंट करना है बीच वाला क्या है? आंसर। तो आंसर एक तरफ, पावर, बेस। बेस पता लग गया, पावर पता लग गई, देखो बेस पावर आंसर। बस मेरा काम खत्म, इतना ही बताना था। और अब आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। और यही इस चैनल का इनिशिएटिव है कि यार आपको कंफ्यूजन ना हो। डोमेन की बात कर ली, डेफिनेशन की बात कर ली, डेफिनेशन को याद कैसे रखना है और इंटरप्रेट कैसे करना है उसकी बात कर ली। आखिरी चीज जिस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो क्या है? ग्राफ। तो भाई ग्राफ कैसा दिखता है इसका? ग्राफ इसका इस तरह से दिखता है, ठीक है। क्यों दिखता है उसको तो मैं हर बार आपको बताता ही हूं भाई, नहीं यकीन करना तो पॉइंट्स डाल लो और क्या कहूं, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ दिखता है। थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा, इतना ज़्यादा नहीं झुकता, इस तरह से जाता है, इस तरह से, ठीक है। आप बुक्स में चेक कर सकते हैं ओरिजिनल ग्राफ, बिकॉज मैं तो हैंड से बना रहा हूँ,
ठीक है, और ये स्मूथ कर्व होता है, ये इस तरह से टिल्ट कर्व्ड वैसे नहीं होता, बिल्कुल वन हैंड कर्व होता है, स्मूथ बना होता है। ठीक है गाइज, ये पॉइंट क्या होना चाहिए खुद सोचो। y की वैल्यू 0 है, log x टू द बेस a इक्वल्स टू y, y की वैल्यू 0 है, इसको इंटरप्रेट करो BAP का मतलब आंसर एक तरफ, बेस ये है, y की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1,0। सो बस यही था, और डोमेन और रेंज भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो डोमेन में x की नेगेटिव वैल्यूज कवर्ड नहीं हो रही है ग्राफ में कहीं भी, इवन x 0 भी नहीं ले सकते बिकॉज ये टच नहीं कर रहा है इस एक्सिस को, अगर टच कर देता तो 0 आता, लेकिन ये सिर्फ साथ में चलेगा बिल्कुल। ठीक है, और y की वैल्यूज -∞ से लेके +∞ तक सारी आएगी, इसलिए रेंज क्या है रियल नंबर्स। सो गाइज आई होप आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ आए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत इजीली समझा पाऊं। ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार जरूर बता देना कि आपको ट्रिक्स और वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बातें करने के लिए, तब तक यार ऐसे ही पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।